Edinomy by Ria. So today we are going to do history questions related to competency एंड इसके अंदर दो तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सोर्स आपके बॉक्स में से हिस्ट्री के चैप्टर से आ रखे हैं, तो प्लीज़ उनको ध्यान से देखना सो दैट आपको पता चले कि बॉक्सेस और सोर्सेज की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है पेपर के अंदर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इम्पैक्ट डिड स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टील बाय द फ्रेंच हैव ऑन यूरोप. जब वो उन्होंने बैस्टील फोर्ट को स्टॉर्म किया था, स्टॉर्म मतलब होता है यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना, तो ऑल ओवर यूरोप में क्या इम्पैक्ट पड़ा था. तो सारे ऑप्शंस को देखना है. हमेशा पावर ऑफ एलिमिनेशन रूल करा जाता है एमसीक्यूज के अंदर. तो फर्स्ट इज पीपल अक्रॉस यूरोप गॉट इंस्पायर्ड दैट वी आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द किंग. ठीक है, अभी तक ये आंसर सही लग रहा है. इट मेड मोनार्क्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप एब्डिगेट फ्रॉम द थ्रोन. एब्डिगेट का मतलब होता है कि लीव कर देना, मतलब सारे किंग अपना थ्रोन छोड़ के भाग गए. तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि बेस्टिल में होने से सारे किंग छोड़ के भाग गए हैं, तो ये एलिमिनेट होता है. इट इंस्पायर्ड यूरोप टू कॉलोनाइज अदर कंट्रीज. नहीं, किंग और कॉलोनाइजेशन का कोई रिलेशन नहीं है आपस में. पीपल इन यूरोप स्टार्टेड टू फियर द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज. कहीं पे भी फियर वाला वर्ड नहीं है, ये स्टोरी नहीं है फियर की, रैदर फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज तो हेल्प करने के लिए सबको निकले थे, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है. तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन. सेकेंड क्वेश्चन, बोथ स्टेटमेंट्स आर देयर, एजर्शन रीजन के ऊपर है. नेपोलियंस आर्मी ब्रॉट डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस. डेमोक्रेसी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, बिकॉज नेपोलियन वॉज अ डिक्टेटर. तो डिक्टेटरशिप में मतलब नेपोलियन जो जैसा कह रहा है वैसा फॉलो करना पड़ेगा. इवन आपने एक वर्ड सुना होगा कि नेपोलियन ने सेंसरशिप इंट्रोड्यूस किया था. तो सेंसरशिप का मतलब है जो वो चाहता है सिर्फ वही मीडिया में छपा जाएगा. तो डेमोक्रेसी तो कहीं से नहीं हुई, तो दिस इज फॉल्स. नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम. ठीक है, ये तो डायरेक्ट उसका सिविल कोड 1804 का है. सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. नेक्स्ट, ऑब्जर्व द इमेज बिलो. तो इस इमेज में मुझे सबसे पहले यूरोप नज़र आ रहा है, और यूरोप में क्या बोल रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं द स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो यहाँ 1840, 50, 60, 70, 80. तो अगर मैं यूरोप के मैप के थ्रू जाऊँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो मुझे इसको देख के क्या समझ आ रहा है कि वेस्ट साइड पे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, धीरे धीरे वो स्प्रेड हो रहा है, और किस साइड पे बढ़ रहा है, ईस्टर्न साइड पे, बट टाइम लग रहा है. 1840 पे वेस्ट में आ रखा है और 1880 में ईस्ट में आ रखा है. ठीक है, तो ये इमेज देख के इतना समझ आ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, गलत बताना है. सबसे पहले वही सारे चेक करते हैं ऑप्शंस. इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड. ठीक बात है. ये वाला क्वेश्चन ना एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि एमसीक्यू के अंदर 4 स्टेट कंट्रीज लिखी हुई थी और उसमें बोला था बताओ कि किस में पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रखी है, तो इंग्लैंड वाज द आंसर. ये करेक्ट है. नेशंस फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप वर इंडस्ट्रियलाइज बाय 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी तक, हाँ ठीक है, देखो लास्ट 1880s तक जा रहा है ईस्टर्न साइड, ये भी ठीक है. ऑल यूरोपियन नेशंस बेनिफिट इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेम टाइम. सेम टाइम कैसे हो सकता है जब इमेज में ही टाइम अलग है, तो सेम टाइम तो बिल्कुल नहीं हो सकता. मोस्ट फैक्ट्रीज वर सेटअप इन वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द इनिशियल फेज. इनिशियल इज मीन स्टार्टिंग फेज, तो ठीक है, वेस्ट साइड से ही शुरू हुआ है. तो इसके अंदर सिर्फ जो गलत आंसर आ रहा है वो ये वाली लाइन आ रही है, तो ये ही ऑप्शन गलत है. गलत इन द सेंस गलत ही पूछा है इन्होंने, फॉल्स पूछा है. टू स्टेटमेंट्स असर्शन रीजन. Many artists in Europe made paintings, poems to highlight the plight of Greeks. ठीक बात है, स्पेशली इसमें लॉर्ड बायरन का मेंशन कर रखा है. Many Europeans have sympathies for Greek culture and supported. ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, बिकॉज और ये इसका रीज़न भी है क्योंकि वो सपोर्ट करते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स और पोएम बनाई है. तो थर्ड इज द ऑप्शन, थर्ड आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमार वॉन्टेड टू लर्न अबाउट ओटोमन एम्पायर. तो कौन सी कंट्री ही शुड विजिट. ओके, फ्रांस नहीं, ऑस्ट्रिया नहीं, स्विट्ज़रलैंड नहीं, बुल्गारिया. ये बाल्कन स्टेट्स में लिखे हुए हैं ये कंट्री का नाम, बाल्कन स्टेट्स के अंदर.
Who would Rico be fighting against if he was a volunteer in Red Army which was led by Garibaldi in 1867? किसके खिलाफ लड़ेंगे? ठीक है, तो अब लड़ने वाला जो एनसीईआरटी की लाइंस में लिखा हुआ है उसमें तो सब यही सोचेंगे कि आंसर क्या है, दैट कौन था, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, साउथ की तरफ, राइट लेकिन अगर आपने सोर्स पढ़ रखा है तो सोर्स के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है, देखो मैंने आपके लिए वहाँ से एक स्क्रीनशॉट पेस्ट कर रखा है यहाँ पे सोर्स का, ये वाला सोर्स का, ठीक है। तो जिज़फ गैरिबाल्डी की सबसे पहले तो पॉपुलरली जो उनकी आर्मी है उसको रेड शर्ट्स बोलते हैं, इतना ध्यान रखना है। अब आ गया ना 1867, और ये जो क्वेश्चन था ये स्पेसिफिकली 1867 का ही है क्वेश्चन, तो इसलिए अगर आप इसमें बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन डाल दोगे तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। तो 1867 में गैरिबाल्डी किधर की तरफ गए थे, रोम। रोम कहाँ था, जब मैंने आपको इटालियन यूनिफिकेशन, जो भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं उनको बता रखा है कि इटालियन यूनिफिकेशन में सेंटर में रोम था जहाँ पे पोप रहते थे, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने चाहते थे कि रोम फाइनली इटली का पार्ट बन जाए, ठीक है। तो फिर यही लास्ट ऑब्स्टेकल थी, लास्ट ऑब्स्टेकल मतलब इधर से ऑस्ट्रियन वाले भी मान गए हैं, यहाँ से बर्बन किंग्स भी मान गए, सिर्फ लास्ट में अब ये रोम रह गया है। तो इन्होंने द पैपल स्टेट्स, वहाँ पे फ्रेंच लोगों का वो था, स्टेशन था, स्टेशन मतलब उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था, तो फाइनली उन्होंने उन पैपल स्टेट्स को ज्वाइन किया था इटली में, ठीक है। तो ये सोर्स में दे रखा है। अब इसका आंसर लिख लो आप लोग कि भी फाइनली किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, ही वांटेड टू यूनाइट रोम विद इटली। रोम का क्या चीज़ है, जहाँ पोप रहता था, ठीक है। और फिर फाइनली और भी लिखना है तो पैपल स्टेट्स, ये आंसर। ही वुड, तो अब वो पूछ रहे ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट होम, तो वो फाइटिंग अगेंस्ट का आंसर ये मिल गया ना कि भी दे वर फाइटिंग अगेंस्ट फ्रेंच गैरिसन, वेयर इन पैपल स्टेट्स, तो ये इसका आंसर है, इसलिए सोर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, वन की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स राजा भी है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक फॉलो हो रही है, तो सबसे की फीचर तो यही है दैट इट विल लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, बिकॉज मोनार्क को अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो फॉलो करना पड़ेगा। Oliver ran a business Italy when the Napoleonic Code was implemented। तो बताओ 5 चेंजेस जो मिस्टर कान ने एक्सपीरियंस किया है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंपल, आपको क्या लिखना है, नेपोलियनिक कोड 1804 का, ठीक है, बस उसके बारे में बताना है। वही एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर सिंप्लीफाइड हो गया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उटोपियन सोसाइटी। अब ये जो वर्ड उटोपियन है इसकी एनसीईआरटी की जो कीवर्ड्स होते हैं उसके अंदर ये मेंशन कर रखा है। उटोपियन का मतलब होता है आइडियलिस्टिक, ऐसी सोसाइटी जो बिल्कुल परफेक्ट हो, उसके कोई 2 फीचर्स बताओ, ठीक है। तो वैसे तो ये वाला जो उटोपियन सोसाइटी का कंसेप्ट है ये फ्रेडरिक रोसैयो ने अपनी पेंटिंग में दे रखा था, जिसमें वो ये कह रहा था कि सारे देशों में आपस में इक्वालिटी है, सारे देशों के अंदर भी इक्वालिटी है, प्लस नो कन्फ्लिक्ट्स, किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट नहीं है, सिर्फ ब्रदरहुड है सबके अंदर। ब्रदरहुड के लिए क्या वर्ड यूज़ करा हुआ था, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की एक मेजर वैल्यू दी हुई थी उन्होंने अपने पेंटिंग के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने अपना फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो 2 नेशन स्टेट्स दैट हैड अडॉप्टेड अ नेशनल फ्लैग फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस बाय 1848। एक तो हो गया जर्मनी, ठीक है, और एक आंसर आप यूएस से ले सकते हो 1848 का। नेक्स्ट, फोक डांसेस की काफ़ी नेशनल आइडेंटिटी बताती हैं, ठीक है, और फोक डांसेस वगैरह का एग्जाम्पल दे रखा है। अब पूछ क्या रहे हैं, गिव अ सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ हाउ डांस फॉर्म्स हेल्ड इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन यूरोप। इसका मतलब क्वेश्चन रोमांटिसिज्म वाले टॉपिक से आया हुआ है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ डांस की फॉर्म्स बतानी है। एक हो गया मजूरका और एक हो गया पोलोनीज, ठीक है। 5 challenges which Silesian weavers faced, वो सिलेसियन रिवोल्ट था ना,
तो जब उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनकी पेमेंट्स रिड्यूस करी, तो वो जो चैलेंजेस थे ना वो काफ़ी मिलते जुलते चैलेंजेस ही है किससे, पॉपुलिज्म वाले पार्ट से। ओके ये जो 3.2 सेक्शन है इसके अंदर अगर आप नोट करोगे तो प्रॉब्लम्स यही आ रही है वहाँ पे कि प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ओके जॉब्स नहीं है और कंपटीशन है फ्रॉम आउटसाइड, इंपोर्ट से काफ़ी कंपटीशन आ रहा है। फिर फार्म पीजेंट्स हैं तो पीजेंट्स के लिए ये पॉइंट भी आ सकता है कि दे वर अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो कोई भी 5 जो थोड़ा पीजेंट रिलेटेड हो वो इसमें से लिख सकते हो। कौन से टॉपिक से, 3.2 पॉपुलिज्म। मैं पहले भी बता चुकी हूँ पॉपुलिज्म टॉपिक आया हुआ है पेपर के अंदर, तो जस्ट एक नॉर्मल फीचर्स है ऑफ अ पुअर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 expectations from monarch of Bourbon dynasty which he would be having from French people। अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझो, राजा क्या एक्सपेक्ट करता है अपनी प्रजा से वो पूछ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो जनरली बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं राजा से। राजा क्या एक्सपेक्ट करेगा अपनी प्रजा से वो बताना है। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट सा आंसर की पॉइंट्स वाला बना दिया है, तो इसको मैं समझा देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना कि जब बर्बन डायनेस्टी वापस रीस्टोर हो जाएगी तो फिर क्या प्रजा से एक्सपेक्टेड है कि नंबर 1 की वो राजा की तरफ अपनी लॉयल्टी दिखाएं, ओबीडियंस दिखाएं। ओबीडियंस का मतलब होता है कि उसके आदेशों को फॉलो करें, ठीक है। जो भी ट्रेडिशनल कल्चर नहीं, इंस्टीट्यूशन में कौन आ गया, चर्च सबसे मेन था, राजा, एरिस्टोक्रेसी मतलब वो जो टॉप क्लर्जी नोबिलिटी क्लास थी उनको रिस्पेक्ट करें। फिर सोसाइटी का जो भी सोशल ऑर्डर चल रहा है, मतलब अमीरों का टैक्स नहीं देते थे, मिडिल क्लास से टैक्स लेते थे, फर्स्ट और सेकंड क्लास टैक्स नहीं देती थी, तो वो सोशल ऑर्डर को फॉलो करें। नेक्स्ट, एक्सेप्ट द रिस्टोरेशन ऑफ रॉयल पावर एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि वो राजा जो दोबारा से आया उसको एक्सेप्ट करो और किसी भी टाइप का प्रोटेस्ट या कन्फ्लिक्ट मत करो। सपोर्ट द गवर्नमेंट इन इट्स पॉलिसीज, ताकि वो फ्रांस को अच्छे से रूल कर सके, ठीक है। तो ये वाला हिस्ट्री वाला करवा दिया मैंने, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मेरे पास टाइम होगा तो मैं लास्ट आपका सिर्फ पॉलिटिकल साइंस रह गया वो भी करा दूंगी, और प्लीज़ सोर्सेज को पढ़ के जाना, सोर्सेज में से क्वेश्चंस आ जाता है। थैंक यू सो मच। इफ देयर इज एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल क्लैरिफाई। थैंक यू।